वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस क्लास में। लगातार जारी है सीजी हिस्ट्री की क्लासेस और सीजी हिस्ट्री की इस क्लास में आज हम देखने वाले हैं लोकल डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, कहने का मतलब है स्थानीय जो राजवंश है छत्तीसगढ़ की, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, स्थानीय राजवंश या जिसको बोला जाता है क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, क्षेत्रीय राजवंश, इसकी हम चर्चा करेंगे किसकी, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल पिछले क्लास में हमने बात की थी। ठीक है, पिछले क्लास में हमारा गुप्त काल चल रहा था, गुप्त काल। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, तो गुप्त काल चल रहा था, उसके अंदर हम बात कर रहे थे गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। और प्रमुख शासक आप देखें, प्रमुख शासक और प्रमुख शासक के रूप में हमने बात की थी सबसे पहले समुद्रगुप्त की। ठीक है, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा किए थे। फिर हम बात करेंगे रामगुप्त के बारे में, फिर चलेंगे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर फोर्थ नंबर में कुमारगुप्त, कुमारगुप्त। फिर फिफ्थ नंबर में आप देखेंगे भानुगुप्त। क्या है? भानुगुप्त। ठीक है, तो लोकल डायनेस्टी तो देखेंगे ही। ठीक है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश या क्षेत्रीय राजवंश की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पिछला क्लास थोड़ा बाकी रह गया था। ठीक है, उसको पहले देख लेते हैं, 15 से 20 मिनट ये लगेगा। ठीक है, उसके बाद चलेंगे क्षेत्रीय राजवंश की बातें करेंगे। चलिए, यहाँ पर हम अगर बातें करें चंद्रगुप्त के बारे में, तो चंद्रगुप्त की चर्चा हम कर चुके थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त के बारे में ये हमने कहा था कि प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ, पिछले क्लास में प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति में उन्होंने किन्होंने, हरिसेन, किसके द्वारा लिखी थी? हरिसेन। ठीक है, हरिसेन द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति में उन्होंने समुद्रगुप्त की जो है यात्राओं का छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य स्थानों पर, ठीक है, आर्यवत, वावामर्त, ठीक है, तो दक्षिणाव्रत के स्थान पर वो जब आते हैं और वो उनके यात्रा का वृत्तांत आपके हरिश्चंद्र के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ से व्यागराज, ठीक है, और आपके वाकटक के सामंत महेंद्र को उन्होंने क्या किया था? महेंद्र सेन को हराया था। ठीक है, महेंद्र सेन के बारे में मैंने कहा था कि या फिर ये वाकटक के सामंत है या सरपुरी सामंत थे। ठीक है, तो व्यागराज और महेंद्र को हराया था और हराने के बाद, ठीक है, हराने के बाद उनको उनके स्थान, कहने का मतलब उनको उनका राज्य सौंप दिया था। कहने का मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त वंश में जीते हुए राज्य को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, और इसके बदले में उन्होंने क्या मांगा था? मैंने बताया था, इसके बदले में समय समय पर आप सैनिक सहायता देंगे। ठीक है, और लगातार आप क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। ठीक है, ये बात हमने कही थी कहाँ पर? समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, और उसी को फिर से बालचंद्र साहब बोले थे कि समुद्रगुप्त की जो है उनकी यात्रा का वृत्तांत उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये सब बातें हम पिछले क्लास में कर चुके थे। चलिए, नेक्स्ट मूव करेंगे रामगुप्त के बारे में। ठीक है, तो ये पिछला क्लास हम देख चुके थे, प्रीवियस क्लास। ठीक है, ये हो चुका था। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? रामगुप्त के बारे में।
दूसरा नेक्स्ट क्या है, रामगुप्त। चलिए देखिए, रामगुप्त के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, ठीक है, इनकी जानकारी नहीं है। भारत से रिलेटेड भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ी कुछ जानकारी मिलती है, ठीक है। इनके कुछ जो है इनकी पत्नियों का मैटर हुआ रहता है, तो वो जब मैं भारत के इतिहास की बात करूँगा, ठीक है, तब हम बात करेंगे, ठीक है। उनकी पत्नी को उठा के ले जाता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें जो भारत के इतिहास से संबंधित हैं। चलिए, फिलहाल छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। जानकारी सिर्फ इतनी मिली है कि सिक्का आपको देखने को मिला है, कहाँ पर, ठीक है, बाण बरद दुर्ग, बाण बरद दुर्ग, बाण बरद दुर्ग में आपको रामगुप्त से रिलेटेड जो है सिक्के प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी जानकारी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंतर्गत। चलिए, थर्ड नंबर में अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय एक बहुत बड़ा प्रतापी शासक था, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल के समय, ठीक है, नवरत्न हुए थे, ठीक है, कालिदास वगैरह हो गया, ठीक है, आपके जो है बीरबल वगैरह हो गए, बहुत सारे जो है नवरत्न जो है, मुल्ला दो प्याजा, बहुत सारे जो नवरत्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो नवरत्न है वो आपको देखने को मिले, लेकिन हम ये सभी चीज़ें डिस्कस भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बस इतनी जानकारी मिलती है कि देखिए, मैंने स्टार्टिंग कहा था कि आपके गुप्त वंश की जो है, गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त वंश, और गुप्त वंश के जो समकालीन थे, ठीक है, समकालीन, तो मेन जो समकालीन शास्त्र और जो थे वो तो या फिर आपको नल वंश देखने को मिलेगा, ठीक है, साथ ही साथ वाकटक वंश, वाकटक वंश, ठीक है, नल वंश और वाकटक वंश, फिर पल्लव, चोल, चालुक्य, पांड्य, कदम्ब, ये सारी बातें हमने कर चुके थे, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है, गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के समकालीन जो शासक थे, ठीक है, वाकटक वंश के एक शासक का नाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है, रुद्रदेव सेकेंड, ठीक है, क्या है, रुद्रदेव सेकेंड, ठीक है। ये कौन है, वाकटक। और यहाँ पर प्रभावती, प्रभावती, ठीक है, और प्रभावती कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। इसका मतलब ये कौन हो गए, गुप्त वंश, ठीक है। तो गुप्त वंश और वाकटक वंशों के बीच वैवाहिक संबंध जुड़ जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच क्या देखने को मिलता है, वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध, ठीक है। तभी तो मैंने पिछले क्लास में बताया था, वाकटक वंश जब पढ़ रहे थे, ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री की शादी प्रभावती से हुई थी। तो जब रुद्रदेव का आकस्मिक निधन हो जाता है, तो रुद्रदेव और प्रभावती के पुत्र प्रवर सेन की देख रेख या देखभाल करने के लिए कालिदास को भेजा जाता था, ठीक है। और कालिदास ने रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम नामक रचना की थी, जिसकी छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया था। ये सारी बातें हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड बातें बस इतनी हैं कि अपनी पुत्री का विवाह वाकटक वंश की शासक रुद्रदेव सेकंड से किया था। बस इतनी सी जानकारी आपको रखनी है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे 2, 3, 4 नंबर, ठीक है, कुमार गुप्त। क्या है, कुमार गुप्त। चलिए, कुमार गुप्त से रिलेटेड कुछ कुछ साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक साक्ष्य आरंग से देखने को मिलेगा, आरंग रायपुर से, ठीक है।
रत्न जड़ित तांबे के मयूर सिक्के। ठीक है, क्या है? रत्न जड़ित, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तांबे के मयूर सिक्के, मयूर सिक्के। ठीक है, चलिए, कहा जाता है कि देखिए रत्न जड़ित तांबे के मयूर सिक्के हैं। ये जो मयूर सिक्के हैं, ठीक है, ये जो मयूर सिक्के हैं, एक तरफ तो क्या आपके जो है क्या बने रहते हैं? मयूर बने रहते हैं, मोर बने रहते हैं। जैसे ठीक है, इस सिक्के में एक तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? मयूर देखने को मिलेगा। चित्र में क्या देखने को मिलेगा? मयूर देखने को मिलेगा। ठीक है, मयूर, मयूर का क्या है? चित्र, चित्र सिक्के पर आपको देखने को मिलेगा मयूर चित्र। ठीक है, चित्र सिक्के पर आपको देखने के एक तरफ। ठीक है, और दूसरे भाग में, ठीक है, जिसमें से आपकी दूसरी भाग में, अगर पहली भाग ये है, सिक्के के दो भाग होते हैं। ठीक है, तो पहली भाग अगर ये है, इसमें लिखा है आपका, सॉरी, पहली भाग, ठीक है, दो भाग होते हैं। उसके दूसरे तरफ, ठीक है, पीछे साइड, ठीक है, बैक साइड, पीछे साइड एक वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? परम भागवत महाधिराज जी कुमार दित्य। बहुत लंबा नाम है। परम भागवत महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, धीराज जी कुमार दित्य, कुमार दित्य, महेंद्रादित्य, दित्यस्य, महेंद्रादित्यस्य। ठीक है, इतना बड़ा नाम जो है एक तरफ, इस सिक्के के दूसरे तरफ जो है अंकित है। ठीक है, तो दूसरी जो भाग है सिक्के की, जो दूसरी भाग है, सॉरी, दूसरी भाग, तो दूसरी भाग में आपको क्या मिलेगा? लिखा हुआ एक लेख, एक कथन लिखा हुआ, परम भागवत महाराजा धीराज जी कुमार दित्य महेंद्रादित्य। ठीक है, ये नाम अंकित है। और इसके फ्रंट में बोल सकते हैं कि मयूर या मोर का चित्र आपको क्या है? सिक्के पर लिखा मिलेगा। ठीक है, क्या है? मयूर चित्र सिक्के पर। ठीक है, तो ये सारी बातें रिलेटेड है किसके? आरंग से मिला है, कुमार गुप्त से रिलेटेड है। ये पहली बातें हो गई। इसकी दूसरी बातें करेंगे, सॉरी, चलिए, एक और स्थान जिसको बोला जाता है खैरताल। ठीक है, और खैरताल जो रायपुर में स्थित है।
कहाँ पर? रायपुर में स्थित है। कहा जाता है कि 54 सिक्के यहाँ पर देखने को मिलेंगे हैं। ठीक है, क्या मिला है? 54 सिक्के देखने को मिले हैं। ठीक है, और इस सिक्के में भी एक अंकित है, नाम अंकित है। ठीक है, ये जो सिक्का है, इस सिक्के पर आपका जो एक नाम अंकित है। ठीक है, महाराजा द्वितीय, सॉरी महेंद्र द्वितीय। ठीक है, अंकित। ठीक है, तो 54 ऐसे सिक्के मिले हैं खैरतार रायपुर से, और जिसमें सिक्के पर महेंद्र द्वितीय अंकित है। ये किसके हैं? ये है कुमार गुप्त के। फिर एक आता है पिटई बल्द, जो है पिटई बल्द। ठीक है, पिटई बल्द से, और पिटई बल्द से 40 सिक्के देखने को मिले हैं। 40 सिक्के प्राप्त। ठीक है, और इस सिक्के में ऐसे 40 सिक्के मिले हैं, और ऐसे सिक्के में फिर से आपको नाम कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, महेंद्र द्वितीय, कई सिक्के में महेंद्र द्वितीय, और एवं कई सिक्के में विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ठीक है, अंकित। तो नाम अंकित है महेंद्र द्वितीय, विक्रमादित्य। ठीक है, जहां पर 40 सिक्के मिले पिटई वर्ग से। ठीक है, खैरतार रायपुर से 54 सिक्के मिले, इसमें महेंद्र द्वितीय जो है नाम अंकित है। और इसके पहले मैं बताया कुमार गुप्त से रिलेटेड, आरंग रायपुर से रत्न जड़ित। ठीक है, तांबे के ऐसे सिक्के जिसमें रत्न जड़ित मयूर के सिक्के मिले हैं। एक भाग में मयूर का चित्र बना हुआ है, और दूसरी भाग में परम भागवत महाराजाधिराज जी कुमारादित्य महेंद्रादित्य, ये लिखा हुआ है, ये अंकित है। ठीक है, तो कुमार गुप्त के बारे में इतनी जानकारी आप याद रखें। चलिए, नेक्स्ट 4th नंबर में आपके आएगा भानुगुप्त। क्या है? भानुगुप्त। तो कुमार गुप्त की बातें इतनी ही याद रखिए। नेक्स्ट क्या है? भानुगुप्त। भानुगुप्त का एक जो है क्या है? एरण अभिलेख। क्या देखने को मिलता है हमें? एरण अभिलेख। और इस एरण अभिलेख में छत्तीसगढ़ के सरभपुरी वंशी, ठीक है, किस वंश की बात कर रहे हैं? सरभपुरी वंश के राजाओं का विवरण है। के राजाओं का क्या है? उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है सीजी पीएससी और सीजी व्यापम में। ठीक है, एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में छत्तीसगढ़ के सरभपुरी वंशों के राजाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो एरन अभिलेख में छत्तीसगढ़ में किन राजाओं का उल्लेख है? पांडु वंश, नलवंश, सरभपुरी वंश, ठीक है, सोमवंश, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, कुछ गुप्तकालीन जो है आपके आप देखने को मिलेंगे साक्ष्य। गुप्तकालीन छत्तीसगढ़ से रिलेटेड गुप्तकालीन स्थल। ठीक है,
सीधा लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन स्थल। गुप्तकालीन स्थल। चलिए, एक आपको देखने में मिलेगा ताला गांव, ठीक है, बिलासपुर का ताला गांव, कहाँ पर? बिलासपुर में, ठीक है। और बिलासपुर के इस ताले गांव में विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर क्या है? विष्णु मंदिर देखने को मिलेगा। चलिए, फिर एक स्थान बरम किला, बरम किला, और बरम किला कहाँ पर है? रायगढ़ पर। और इस बरम किला रायगढ़ पर केवटिन मंदिर, केवटिन मंदिर, ठीक है, एक विष्णु मंदिर जहाँ पर ताला गांव में, ठीक है, दोनों दोनों जो है गुप्तकालीन स्थल है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और रायगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है, जो बाकी था गुप्तकाल, ठीक है, वो गुप्तकाल खत्म होता है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे, इसके बाद हम बातें करेंगे क्षेत्रीय राजवंश की, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय या क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, तो स्थानीय राजवंश या क्षेत्रीय राजवंश हम देखेंगे, ठीक है। इसके पहले जो जितने भी राजवंश देखें, ये कहीं न कहीं से आए थे, ठीक है, कहीं न कहीं से छत्तीसगढ़ पर जो पसारे थे। जैसे वाकाटक की बात करें तो वाकाटक वंशों का जो स्थान था वो आपके जो है महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, ठीक है, उत्तरी महाराष्ट्र और बरार के जो हिस्से हैं वहाँ तक जो सीमित था, ठीक है। और वहाँ से छत्तीसगढ़ से टच हुए थे और वहाँ से नल वंशों से उनका युद्ध हुआ था, ठीक है, और थोड़ा पैर पसारे थे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। उसी प्रकार गुप्तों के बारे में बात करी जाए, ठीक है, जैसे हम गुप्त शासन देखें तो गुप्त हो गया, मौर्य हो गया, ठीक है, ये सभी चाहे सातवाहन हो गया, कुषाण हो गया, मेघ, तो वो सारे जो उत्तर भारत के क्या है राजवंश है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं इसके साक्ष्य देखने को मिले थे। लेकिन प्रॉपरली अगर बात की जाए कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवास या स्थानीय राजवंश या क्षेत्रीय राजवंश, कहने का मतलब जो लोकलाइट छत्तीसगढ़ से ही है, ठीक है, तो उन्होंने इस स्थान पर शासन किया है, राज किया है, उसकी चर्चा यहाँ हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से जो है क्षेत्रीय राजवंश आपको देखने को मिलेगा। चलिए, प्रमुख अगर जो वंश की बात की जाए, प्रमुख वंश, ठीक है, क्या है प्रमुख वंश, और प्रमुख वंश में नाम आपको देखने को मिलेगा। सबसे प्रथम है राजा ऋषि तुल्य वंश, तुल्य वंश,
ठीक है। तो लगभग ये पाँचवीं से छठवीं शताब्दी के आसपास जो है देखने को मिला था। दूसरी बातें, पर्वत द्वारक वंश और पर्वत द्वारक वंश आपको देखने को मिलेगा। ये भी लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी तक बहुत कम जो है समय के लिए, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। फिर वहीं पर एक शासन जो नल वंश कहलाता है, एक वंश जिसको बोलते हैं नल वंश, ये भी लगभग 5वीं से 12वीं सदी तक जो है ठीक है शासन देखने को मिला। फिर आपके सरभपुरी वंश ठीक है, ये 5वीं से 6वीं शताब्दी, ठीक है, 5वीं के शताब्दी की जो है एंडिंग में और 6वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में, तो इनका जो है प्रादुर्भाव देखने को मिला था कहाँ पर, छत्तीसगढ़ पर। फिर आपको देखने को मिलेगा सरभपुरी के बाद आपका पांडु वंश, ठीक है, ये 6वीं और 7वीं शताब्दी में पांडु वंश, ठीक है। चलिए 7वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक ये क्या है, पांडु वंश से लेकर 8वीं शताब्दी तक ये पांडु वंश आपको देखने को मिलेगा। और पांडु वंश की 2 शाखा है, एक सिरपुर के पांडु और दूसरा मैकाल के पांडु, ठीक है, सबकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बाण वंश, ठीक है, ये 9वीं शताब्दी में आपको देखने को मिलेगा बाण वंश, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवास और भी आपके देखने को मिलेगा सोमवंश, ठीक है, साथ ही साथ नागवंश, कलचुरी वंश, ठीक है, ये सभी हम देखेंगे धीरे धीरे। फिलहाल तो अभी इतना को हम देख लेते हैं। चलिए, अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कुछ स्थान जहां पर आप देखेंगे, ये जो स्थान है ये आपका कोरबा, क्या है, कोरबा के आसपास, ठीक है, कोरबा। चलिए, ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये आपको पता है, ये आपका गरियाबंद, क्या है, गरियाबंद। ये आपका क्या है, महासमुंद, वहीं पर जांजगीर चांपा, क्या है, जांजगीर चांपा, ठीक है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ के 5 नए जिले बने हैं, अब छत्तीसगढ़ के कुल जिलों की संख्या जो हो गई है, जिलों की संख्या अभी फिलहाल 33 है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या क्या है, फिलहाल 33 है। नए जिले के बारे में, ठीक है, नए जिले की कहानी, नए जिले की बातें, एक एक जिलों का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन, एक एक चीज़ हम लाएंगे, ठीक है, 1-2 वीडियो में किसी दिन, ठीक है। तो वो थोड़ा समय है, ठीक है, 8-10 दिन थोड़ा इसको थोड़ा चलने दीजिए, उसके बाद छत्तीसगढ़ के जिलों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल जिले 33 है, ठीक है। तो अभी ये समझिए, ठीक है, जांजगीर चांपा वगैरह, शक्ति वगैरह साथ में आपको देखने को मिले, तो ये अभी रोक दीजिए, बस इतना समझिए, अभी फिलहाल जांजगीर चांपा है, ठीक है। फिर महासमुंद, गरियाबंद, इस तरफ आएंगे तो बीजापुर का स्थान आपको देखने को मिलेगा, क्या है, बीजापुर, ठीक है। बीजापुर, और ये तो आप जानते ही हैं, ये है आपके रायपुर,
ठीक है, क्या है? रायपुर। ठीक है, चलिए, जो कोरबा के स्थान है, कोरबा स्थान है, इस कोरबा स्थान के कहाँ पर? पाली में। ठीक है, कोरबा स्थान के पाली में आपको देखने को मिलेगा क्या? बाण वंश। क्या है? बाण वंश। ठीक है, तो ये एक आपको देखने को मिलेगा क्या? ठीक है, बाण वंश। चलिए, जांजगीर चांपा, ठीक है, जो सारंगगढ़ है, ठीक है, कहाँ पर? जो सारंगगढ़, सारंगगढ़, ठीक है, और सारंगगढ़ में आपको देखने को मिलेगा शरभपुरी वंश। ठीक है, जहाँ पर संबलपुर, ठीक है, सरभपुर, सरभपुर, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? शरभपुरी वंश। सरभ, चलिए मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि डाउटफुल ना रहे। यहाँ पर आपको मिलेगा बाण वंश। वंशों को मैं इस प्रकार से ग्रीन कलर में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको सरभपुरी वंश, ठीक है, वही समय, चलिए महासमुंद में, आपके महासमुंद के स्थान पर आपके जो है सिरपुर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहीं पर क्या है? सिरपुर। ठीक है, और सिरपुर के स्थान पर ही आपको देखने को मिलेगा पांडु वंश। क्या है? पांडु वंश। चलिए, गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद के देवभोग, कहाँ पर? देवभोग, और देवभोग नामक स्थान, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा पर्वत द्वारक वंश। क्या है? पर्वत द्वारक वंश। पर्वत द्वारक वंश। वहीं पर बीजापुर में पुष्करी भोपालपट्टनम, ठीक है, क्या है? पुष्करी भोपालपट्टनम। इस पुष्करी भोपालपट्टनम में आपको देखने को मिलेगा नलवंश। क्या है? नल वंश। रायपुर, और रायपुर के आपके आरंग क्षेत्र पर, ठीक है, कहाँ पर? आरंग क्षेत्र पर आपको देखने को मिलेगा राजा ऋषि तुल्य वंश। राजा ऋषि तुल्य वंश। ठीक है, तो ये जो जिले की संख्या है वो अभी फिलहाल जो है नहीं देखेंगे। ठीक है, 33 फिलहाल 2022 में जिलों की संख्या है, लेकिन फिलहाल उसको अभी नहीं देखेंगे। क्षेत्रीय राजवंश की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय राजवंश में पीछे ये मैंने राजवंश के पूरे जो है लिस्ट आपके सामने रख दिया हूँ। ठीक है, कौन कौन से राजवंश हम पढ़ेंगे एक एक करके। राजश्री से तुल्यवंश पर्वत द्वारा, ठीक है, जहाँ पर राजश्री से तुल्यवंश आरंग क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं आरंग रायपुर। पर्वत द्वारा वंश आपकी जो है गरियाबंद, गरियाबंद, ठीक है, देवभोग, देवभोग, फिर नलवंश,
ठीक है। देखिए नल वंश के स्थान आपके जो है कोरापुटा में है। ठीक है, एक तो जो है बीजापुर, बीजापुर, ठीक है, प्लस उड़ीसा, उड़ीसा कोरापुटा, कोरापुट, ठीक है, ये भी हम मैं यहाँ पर लिख लूँगा। ठीक है, शरभपुरी वंशी कि जो शासन आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो जांजगीर चांपा सारंगगढ़ साइड। ठीक है, कहाँ पर, सारंगगढ़, सारंगगढ़ के आसपास आपको शरभपुरी वंश के साथ पांडु वंश और सिरपुर, सिरपुर आपके महासमुंद, यहाँ पर बाण वंश, ठीक है, ये कोरबा पाली, कोरबा पाली में आपको बाण वंश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली यहाँ मेरा वीडियो चल रहा है तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी से लिख दिया हूँ वहाँ पर। ठीक है, फिर भी से मैं आगे लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट में जाएंगे तो इस प्रकार से जितने भी आप वंश देख रहे हैं, ठीक है, उस वंश के स्थान, ठीक है, वो आप याद रखिए। चलिए अब एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सॉरी, चलिए तो सबसे पहली बात करेंगे किसकी, आरंग में उपस्थित राजा ऋषि तुल्य वंश की। ठीक है, जो फर्स्ट है हमारा वो रहेगा राजा ऋषि तुल्य वंश। ठीक है, इसको कभी कभी सूरा वंश भी बोला जाता है। क्या है, इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, सूरा वंश भी बोलते हैं। चलिए तो इसके बारे में कुछ कुछ बातें हम करेंगे। तो क्षेत्रीय, ये क्या है, ये प्रथम, ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन है, राजा ऋषि तुल्य वंश। ठीक है, चलिए और समय की बात की जाए, किस समय तक अगर बात की जाए, तो जस्ट मैंने कहा 5वीं से 6वीं शताब्दी, 5वीं से 6वीं शताब्दी तक ये कार्य करते रहे। चलिए गुप्त संवत, एक चीज आपको देखने को मिलता है, गुप्त संवत। ठीक है, गुप्तों ने क्या किया था, अपनी कैलेंडर जारी की थी। ठीक है, गुप्त संवत 282। ठीक है, और ये कौन कहता है, राय बहादुर हीरालाल। ठीक है, राय बहादुर हीरालाल, हीरालाल। ठीक है, गुप्त संवत गुप्तों ने अपनी कैलेंडर जारी की थी। ठीक है, 282 गुप्त संवत। और इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं राजा ऋषि तुल्य वंश जो है गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं जो है राजा ऋषि तुल्य वंश क्या कर ली थी, गुप्तों की, किसकी, गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है,
ये सब बातें लिखिए। एक चीज़ यहाँ पर मैं लिख दूँ, राजधानी कौन है, राजधानी कौन थे, ठीक है। तो राजधानी आपकी जो है आरंग, ठीक है। कहाँ पर, आरंग, आरंग रायपुर, ठीक है। आरंग रायपुर क्या है, इसकी राजधानी है। सॉरी, चलिए, ठीक है। तो राजसी तुल्य वंश के बारे में, छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश, 5वीं से 6वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किए। राजधानी आरंग रायपुर में ये रहकर शासन किए। और कहीं न कहीं ऐसा कहा जाता है कि राजा ऋषि तुल्य वंश की जो है वो अधीनता स्वीकार कर ली थी गुप्तों की, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। साथ ही साथ इस कुल के वंश जो है एक उपाधि धारण करते थे, उपाधि, और उस उपाधि को क्या कहा जाता है, राज्य योगी। क्या है, राज्य योगी, ठीक है। राज्य योगी नामक जो है उपाधि धारण किया जाता था, ठीक है। किसके द्वारा, इस वंश के प्रमुख शासकों के द्वारा, ठीक है। तो राजयोगी नाम याद रखिए, आरंग याद रखिए, समय याद रखिए, प्रथम क्षेत्रीय राजवंश याद रखिए, ठीक है। और गुप्त संवंश से पता चलता है कि इन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये याद रखिए, ठीक है। तो एक ही पेज में मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट है राजा ऋषि तुल्य वंश के प्रमुख शासक, ठीक है। चलिए, राजा ऋषि तुल्य वंश के प्रमुख शासक, प्रमुख शासक, कौन कौन से प्रमुख शासक हैं। एक आपको देखने को मिलेगा सूरा, ठीक है। क्या है, सूरा, या जिसको बोला जाता है सुर। कहा जाता है कि यही इस वंश के क्या है, संस्थापक रहे हैं, ठीक है। क्या है, यही वंश के संस्थापक माने गए हैं। इसलिए इस वंश का नाम भी हमने क्या लिखे हैं, सूरा वंश, ठीक है। इसको राजा ऋषि तुल्य वंश को सूरा वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश के एक प्रमुख शासक सूरा ने इस वंश की स्थापना की थी। पहली बातें। दूसरी बातें, सूरा के बाद दाइन, दायित प्रथम, फिर उसके बाद आपके विभीषण, 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 ठीक है। फिर भीमसेन प्रथम, भीमसेन क्या है, प्रथम, फिर दायित द्वितीय, दायित क्या है, द्वितीय, फिर लास्ट में भीमसेन द्वितीय। क्या है, भीमसेन द्वितीय। तो 6 शासक, ठीक है। कितने हैं, शासकों की संख्या 6 शासक। किस 6 शासकों ने क्या किया था, राज किया था, ठीक है। तो संस्थापक माने जाते हैं सूरा, ठीक है। देखिए, राजा ऋषि तुल्य वंश के बारे में बात की जाए तो जितने भी 6 शासक हैं, ठीक है, उस 6 शासक की जो है प्रॉपरली जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कहीं न कहीं जो है भीमसेन द्वितीय, ठीक है। और ये भीमसेन द्वितीय की अगर बात की जाए तो भीमसेन द्वितीय का एक जो है ताम्रपत्र है, और ये ताम्रपत्र कहाँ से मिला था, ये आरंग ताम्रपत्र, ताम्रपत्र, ठीक है। क्या है, भीमसेन द्वितीय का क्या है, आरंग ताम्रपत्र। और इस भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र से ये मालूम होता है, ये ज्ञात होता है, ठीक है। भीमसेन द्वितीय की आरंग ताम्रपत्र से ये मालूम होता है कि जितने भी राजा ऋषि तुल्य वंश के प्रमुख शासक हैं, सभी शासकों की जानकारी मिलती है, ठीक है। इस वंश के, इसमें इस वंश के सभी शासकों के बारे में जानकारी
सभी शासकों के बारे में क्या मिलती है आपको? जानकारी मिलती है। कहाँ पर? इस आरंग ताम्रपत्र में देखने को मिला है। ठीक है, चलिए एक चीज और भीमसेन द्वितीय के बारे में ये भी मालूम पड़ता है इस ताम्रपत्र से। ठीक है, कि भीमसेन द्वितीय ने दो नाम हरिस्वामी, क्या है? हरिस्वामी प्लस वर स्वामी। ठीक है, हरिस्वामी प्लस वर स्वामी। ठीक है, इन दोनों को एक गांव जो है, ठीक है, इन दोनों को एक गांव, और उस गांव का नाम है भट्टपालिका। ठीक है, भट्टपालिका जो है गांव, क्या किया था? दान में दिया था, दान दिया था। ठीक है, चलिए तो भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से क्या मालूम होता है कि इस वंश के सभी शासकों, एक मिनट, अगर यहाँ वीडियो चल रहा है देखना पड़ेगा। हाँ चलिए ठीक है। ठीक है, हरिस्वामी और वरस्वामी नामक दो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने गांव दान में दिए थे। ठीक है, गांव का नाम है भट्टपालिका, और भट्टपालिका नामक जो है गांव को क्या किया था? दान में दिया था। किसके द्वारा भाई? भीमसेन द्वितीय के द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए, तो एक आरंग ताम्रपत्र। अगर नेक्स्ट चले तो इसके बाद एक और आपको देखने को मिलेगा, मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं, आरंग ताम्रपत्र। ठीक है, किसका है? भीमसेन द्वितीय का। ठीक है, और इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है? इसमें देखने को मिलता है राजा ऋषि तुल्य वंश के राजाओं की जानकारी, आपको मिलती है। ठीक है, साथ ही इस ताम्रपत्र में ये ज्ञात होता है कि भीमसेन द्वितीय ने ठीक है, दो लोगों को क्या किया गया था? गांव दान दिया था। ठीक है, और वो दो लोग कौन थे? एक तो हरिस्वामी और दूसरा परस्वामी। ठीक है, ये आप याद रखिए, इससे बेटर होगा यहाँ आपको अगर समझ ना आया है तो। चलिए, नेक्स्ट है आपका एक और है जिसको बोला जाता है खारवेल शिलालेख। ठीक है, क्या है? खारवेल शिलालेख। कहाँ पर मिला आपको? कलिंग की खारवेल शिलालेख। ठीक है, और कलिंग के शासक कौन है भाई? कलिंग के शासक कौन है? खारवेल। ठीक है, क्या है? कलिंग शासक कहा जाता है कि खारवेल कलिंग शासक जो है, ठीक है, ये भी कहीं न कहीं राजस ऋषि तुल्य वंश से रिलेटेड रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इस शिलालेख में क्या लिखा है? इस शिलालेख में एक नाम लिखा है। ठीक है, और उसमें लिखा है राजा ऋषि वंश तुल्य कुल
तुल्य कुल विंसुत, ठीक है, राजा ऋषि तुल्य कुल विंसुत। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इस कलिंग में स्थित खारवेल का शिलालेख है। इस शिलालेख में क्या लिखा है? ये आपके जो है राजा ऋषि तुल्य कुल में क्या है, ये लिखा हुआ है। और इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं राजा खारवेल किससे रिलेटेड है? राजा ऋषि तुल्य वंश से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं क्या है, खारवेल जो है तुल्य वंश से क्या रखते हैं? संबंध थे, ठीक है। तो इस आप ताम्रपद से देख के बता सकते हैं कि कहीं न कहीं क्या है, ये संबंध रखते थे। तो आरंग ताम्रपद भीमसेन द्वितीय और खारवेल का शिलालेख कलिंग में स्थित है, वहां से आपको ये सारी जानकारी देखने को मिलती है। चलिए इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट में, और नेक्स्ट का जो है वो आपको देखने को मिलेगा परवक द्वारक वंश, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा वंश कौन है? ये है पर्वत, ठीक है, पर्वत द्वारक वंश। चलिए, और पर्वत द्वारक वंश इसी समय आपको देखने को मिलेगा। इस वंश के बारे में जानकारी हमें अगर बात की जाए तो किस क्षेत्र में स्थित है, क्षेत्र या स्थान, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? देवभोग और देवभोग स्थित है आपके गरियाबंद में। कहाँ पर? गरियाबंद, जैसे मैंने यहाँ पर मैप में मैंने बताया था, ठीक है। कहाँ पर? देवभोग गरियाबंद, ठीक है। इस देवभोग में आपका गरियाबंद के स्थान पर पर्वक द्वारक वंश आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, और इसको जानने का साक्ष्य, ठीक है, या इसके जानने के स्रोत कि आखिरकार पर्वक द्वारक वंश क्या गरियाबंद में निवास करते थे, ठीक है। तो इसके जानने का स्रोत जो है वो आपको क्या है? गिक है 13 सिंघा ताम्रपत्र, 13 सिंघा ताम्रपत्र। और 13 सिंघा ताम्रपत्र जो है वो किसके है? वो है आपके महाराजा तुष्टिकर। क्या है? महाराज तुष्टिकर। कौन है ये देखेंगे? महाराज तुष्टिकर। और महाराज तुष्टिकर की 13 सिंघा ताम्रपत्र से क्या मालूम होता है कि कहीं न कहीं ये देवभोग पर ये क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे, ठीक है। और देवभोग के किस यहाँ पर कहा जाता है? तेल नदी। कहाँ पर? तेल नदी घाटी, ठीक है। चलिए, समय वही 5वीं से जो है क्या बोला, 6ठी शताब्दी, 5वीं शताब्दी, ठीक है। समय या काल देखा जाए तो कहाँ पर? 5वीं शताब्दी, ठीक है। इस स्थान पर इन्होंने देखने को मिला है, ठीक है। तो ये पर्वक द्वारक वंश, इसके प्रमुख शासक हम देखेंगे। पर्वक द्वारक वंश के प्रमुख शासक अगर देखा जाए तो पर्वत द्वारक वंश के प्रमुख शासक,
तो पर्वत द्वारा वंश के प्रमुख शासक ज़्यादा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर आपको 2-3 नाम याद रखेंगे। एक है सोमन राज, सोमन राज, क्या है? सोमन राज। सोमन राज के बाद जो बनते हैं वो महाराजा तुष्टिकर, महाराज तुष्टिकर, तुष्टिकर और महाराज तुष्टिकर के बाद आपको देखने को मिलेगा नंदराज, नंदराज देवा। ठीक है, 3 नाम। ठीक है, तो सोमन राज के बाद आप क्या है? महाराजा तुष्टिकर, और महाराजा तुष्टिकर के बाद आपका सोमन राज, सोमन राज के बाद तुष्टिकर और उसके बाद नंदराज। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ठीक है, एक एक करके बातें करेंगे, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इनके बारे में चर्चा करने हैं तो। ठीक है, देखिए महाराजा तुष्टिकर सोमन राज के बारे में कहा जाता है कि इसकी माता बीमार थी। ठीक है, कहा जाता है इसकी माता, और इसकी माता का नाम कौस्तुभेश्वरी। ठीक है, कौस्तुभेश्वरी, इसकी माता का नाम है कौस्तुभेश्वरी। ठीक है, और माता कौस्तुभेश्वरी क्या बीमार थी। बीमार होने के कारण, ठीक है, देवभोग नामक स्थान को दान दिया था। ठीक है, देवभोग नामक स्थान दान में दिया, दान में दिया। ठीक है, तो कितना बड़ा दानी है भाई। ठीक है, एक जगह ही दान में दे दिया। लोग जहाँ जमीन का टुकड़ा नहीं देते, यहाँ पर पूरा जगह ही दान में दे दिया। ठीक है, तो नाम याद रखिए, इसकी माता का नाम कौस्तुभेश्वरी, और कहा जाता है कि इसकी माता बीमार पड़ी थी। ठीक है, तो बीमार पड़ी थी तो बीमार ठीक हो जाएगा अगर मैं दान दक्षिणा करूँगा, अच्छे कर्म करूँगा। ठीक है, तो भाई साहब ऐसा थोड़ी होता है कि अच्छे कर्म दान दक्षिणा करने से बीमार ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो भी है जिसकी जैसी मान्यता। तो दान दक्षिणा कर चुके थे भाई साहब, देवभोग नामक स्थान को दान में दे दिए थे, और ये कामना कर रहे थे कि इसकी बीमार माँ वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी ही जानकारी हमें जो है इस 13 सिंगा ताम्रपद से मिलती है, और इसमें इसकी माता को भेश्वरी को बीमार होने से बचाने के लिए दान में दिए थे, ऐसी जानकारी हमें मिली थी। फिर वही बात यहाँ पर महाराजा तुष्टिकर इन्होंने पर्वत द्वारा ग्राम को दान में दे दिया था। इन लोग दान खेल रहे थे लगता है। ठीक है, पर्वत द्वारक, ठीक है, ग्राम दान में दिए, दान में दिए। ठीक है, तो पर्वत द्वारक नामक जो ग्राम है उनको भी उन्होंने क्या किया? दान में दे दिया। एक भाई साहब ने इन्होंने देवभोग नामक स्थान को दान में दे दिया। ठीक है, और एक भाई साहब ने पर्वत द्वारक। चलिए, तीसरा जो है एक और यहाँ पर लिख लीजिए, इसके पहले यहाँ पर लिख लीजिए, ये जो उपासना करते थे, उपासना या पूजा अर्चना, जो भी लिख सकते हो, पूजा अर्चना। ठीक है, जितनी भी मान्यता है, जितनी भी आप लिखना चाहें लिख लेते हैं। ठीक है, उपासना पूजा अर्चना किसकी करते थे? स्तंभेश्वरी देवी। किसकी? स्तंभेश्वरी देवी। स्तंभेश्वरी
देवी। ठीक है, चलिए, कहा जाता है कि स्तंभेश्वरी देवी जो पर्वत द्वारक में निवास करते थे, पर्वत द्वारक के निवासी थे। ठीक है, स्तंभेश्वरी देवी पर्वत द्वारक के क्या थे, निवासी थे और यहाँ पर निवास करते थे। ठीक है, तो पूजा अर्चना उपासना जो भी आप बोल सकते हैं वो किया जाता था। ठीक है, किस वंश के द्वारा, पर्वत द्वारक वंश के द्वारा। ठीक है, ये पर्वत द्वारक पर निवास करते थे। इसकी जो देवी है वो स्तंभेश्वरी देवी। ठीक है, तो क्षेत्र समय देवभोग। ठीक है, तिल नदी घाटी के आसपास गरियाबंद में आपको देखने को मिलता है। स्रोत है तेरासिंघा ताम्रपत्र, स्रोत है तेरासिंघा ताम्रपत्र जो महाराजा तुष्टिकर से आपको देखने को मिला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, किससे, महाराज तुष्टिकर का क्या है, तेरासिंघा ताम्रपत्र। समय या काल जो है 5वीं शताब्दी के आसपास। उपासना पूजा अर्चना जिसमें वो ध्यान मग्न होती थे। ठीक है, ये इस वंश के जो है लोगों के द्वारा, इस वंश के शासकों के द्वारा। तो वो कौन है, वो स्तंभेश्वरी देवी, और जो पर्वत द्वारक की में क्या करते थे, निवास करते थे। वहीं दूसरी तरफ हम बात की पर्वत द्वारा वंश के प्रमुख शासक, और प्रमुख शासक में सोमन राज प्रथम, उसके बाद द्वितीय आपको जो महाराज तुष्टिकर, तृतीय नंबर में नंदराज देवा। ठीक है, तो 3 ऐसे शासक की जानकारी हमें मिलती है, और जिसमें सोमन राज की जानकारी ये मिलती है कि इसकी माता कौस्तुभेश्वरी बीमार थी, तो बीमार थी तो इसको वो चाहते थे कि ठीक हो जाए, तो मैं दान दक्षिणा करूँ तो ठीक हो जाएगा, तो इसीलिए देवभोग नामक स्थान को उन्होंने दान दिया था। फिर महाराजा तुष्टिकर पर्वत द्वारा नामक ग्राम को उन्होंने भी दान में दे दिया। तो इस प्रकार से पर्वत द्वारा वंश देख सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो इतनी सारी बातें। नेक्स्ट इसके बाद चलेंगे आपके नल वंश की बातें करेंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद 3rd नंबर में पहला आपका राजसूय वंश हो गया, दूसरा पर्वत द्वारा वंश हो गया, और तीसरा आपका है नल वंश। क्या है, नल वंश। ठीक है, जो कि 5वीं से 6वीं शताब्दी तक जो है आपको देखने को मिला। चलिए, नल वंश के शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ये बहुत बड़ा जो है टॉपिक रहने वाला है, बहुत यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक हम बात करेंगे किसकी, चलिए सर्वप्रथम, ठीक है, इसकी जानकारी का स्रोत हम देखेंगे। ठीक है, जानकारी के स्रोत, आखिरकार नल वंश शासक जो 5वीं 6वीं शताब्दी में शासन कर रहे थे, कहाँ पर कर रहे थे भाई, पुष्करी भोपालपट्टनम। ठीक है, चलिए, कोरापुट उड़ीसा। एक और चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला था, ध्यान से निकल गया। ठीक है, मैप में अगर चले तो मैप में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक स्थान है। ठीक है, ये वाला स्थान इसको इस प्रकार से कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो स्थान है, ये स्थान है आपका कोरापुट। ठीक है, कोरापुट।
और कोरापुट कहाँ पर? उड़ीसा है, उड़ीसा। और इस कोरापुट उड़ीसा पर भी जो है वो कौन थे? नल वंश। कौन थे? नल वंश। नल वंश कहाँ कहाँ पर थे? सॉरी, यहाँ तो मेरा वीडियो चल रहा होगा, ठीक है, थोड़ा दूसरी जगह लिखना पड़ेगा। चलिए, ये है आपका कोरापुटा, कोरापुट उड़ीसा। शायद इतने में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, समझ आ जाएगा, उड़ीसा कोरापुट, ठीक है। चलिए, इस कोरापुट उड़ीसा में आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको क्या है? नल वंश, ठीक है। तो नल वंश इस तरफ, फिर पुष्करी भोपालपट्टनम में बीजापुर के स्थान में इस तरफ ये देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम चलेंगे जानकारी के स्रोत, ठीक है। फिर इसकी राजधानी, राजधानी क्या है वो देखेंगे। फिर इसके बारे में बात करेंगे, शासन का क्षेत्र, शासन क्षेत्र कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये हम देखेंगे। फिर राज्य का विस्तार, राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक देखने को मिला था वो देखेंगे। फिर इनके प्रमुख शासक क्या है? प्रमुख शासक किसकी? नल वंश के प्रमुख शासक के बारे में जानकारी देखेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो पहली बातें जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत कि आखिरकार ये जो नल वंश है, ठीक है, वो उस नल वंश के बारे में हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। तो जानकारी के स्रोत बहुत सारे हैं। एक जो है आपके सोने के सिक्के, ठीक है, सोने के सिक्के, इसके बारे में भी बात करेंगे जब आएगा स्रोत के बारे में। फिर प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की, क्या है? प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। फिर प्रभावती गुप्त का जो है ऋद्धिपुर अभिलेख, ऋद्धिपुर अभिलेख। प्रभावती दुर्ग का प्रभावती, ठीक है। गुप्त का क्या है? ऋद्धिपुर अभिलेख। फिर आपका पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, एहोल प्रशस्ति, एहोल अभिलेख, ठीक है। किसका? पुलकेशिन द्वितीय का, पुलकेशिन द्वितीय। फिर आपको देखने को मिलते हैं नंदीवरम का उदयन, उदयनदी रमन, ठीक है, उदयनदीरन, इस ताम्रपत्र, ताम्रपत्र, ठीक है। इस ताम्रपत्र जो है यह है नंदी वर्मन सेकेंड, ठीक है, जो कौन थे?
पल्लव निवासी, ठीक है, पल्लव के नंदीवर्मन सेकेंड। 6 नंबर में आप देखेंगे वायु पुराण एवं ब्रह्म पुराण। क्या है? ब्राह्मण पुराण, ठीक है। तो इन सभी से हमें क्या मिलती है? जानकारी के स्रोत मिलते हैं, नल वंश शासकों की जानकारी के स्रोत। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नल वंश शासकों की बारे में जानकारी निम्नलिखित में इसमें सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं। तो सोने के सिक्के, प्रयाग प्रशस्ति, हरिशंकर की प्रयाग प्रशस्ति में जानकारी मिलती है। फिर रिद्धिपुर अभिलेख में प्रभावती दुर्ग की रिद्धिपुर अभिलेख में ये जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की एहोल अभिलेख से भी जानकारी मिलती है। नंदीवर्मन सेकंड की उदयंतिरम ताम्रपत्र है, इसमें भी जानकारी मिलती है। राय जो है वायु पुराण और ब्रह्म पुराण, इसमें भी आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो है आपके जो राजधानी, ठीक है। तो राजधानी भाई साहब ये कहा जाता है, दो यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। एक आपके जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है और दूसरा जो है उड़ीसा में देखने को मिला है, ठीक है, उड़ीसा या उड़ीसा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की आज बात की जाए तो पुष्करी, भोपालपट्टनम, बीजापुर। वहीं पर उड़ीसा की बात की जाए, ठीक है, तो उड़ीसा में आपकी कोरापुट कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक है। तो दो स्थान पर कोरापुट उड़ीसा छत्तीसगढ़ में आपके जो है पुष्करी, भोपालपट्टनम। चलिए, ये हो गए दो चीजें। थर्ड है आपके राज्य का विस्तार। चलिए, इसके पहले कुछ इसके शासन क्षेत्र, ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया। पुष्करी, भोपालपट्टनम के बारे में बताया, मैप में मैंने बताया भी था। उड़ीसा, कोरापुट के बारे में भी मैंने बताया, ठीक है। शासन क्षेत्र, तो शासन क्षेत्र ये कहाँ पर थे? ये दंडकारण्य, ठीक है। कहाँ पर? दंडकारण्य, ठीक है। महाकांतर। अब ये दंडकारण्य, महाकांतर, तो जाहिर सी बात है जो बस्तर के क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो बस्तर के जो क्षेत्र होते हैं यहाँ से, तो प्राचीन छत्तीसगढ़ में, ठीक है, प्राचीन छत्तीसगढ़ में बस्तर और बस्तर के क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये बात हम पढ़े थे। साथ ही साथ आपके छत्तीसगढ़ के मेन पोर्शन को, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र को हम दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो दक्षिण कोसल, उत्तरी कोसल, साथ ही साथ बस्तर के क्षेत्र को दंडकारण्य कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक के स्थान किसके स्थान है? बस्तर के क्षेत्र के स्थान है, ठीक है। बस्तर के संभाग के अंदर का आपको देखने को मिलता है। इसी कारण से इसको क्या कहा गया है? दंडकारण्य के क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में इन्होंने क्या की थी? अपने जो है राज्य का विस्तार किए थे। फिर वही नहीं बताया, नरवन से कोरापुट उड़ीसा में आपको भी देखने को मिला था। चलिए, नेक्स्ट है ये हो गया दंडकारण्य और महाकांतर। में अच्छे से इसको लिख भी देता हूँ। शासन क्षेत्र, दंडकारण्य या फिर महाकांतर,
चलिए नेक्स्ट बातें करेंगे किसकी, राज्य का विस्तार। क्या है? राज्य विस्तार। ठीक है, और राज्य का विस्तार आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? विदर्भ, कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र। ठीक है, दक्षिण कोसल। क्या है? दक्षिण कोसल छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर बस्तर, कांकेर। बस्तर में आपका कांकेर, बीजापुर। फिर आपका कोरापुट, कोरापुर। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, यही बात आप देख रहे हैं। चलिए, अगर थोड़ा हम देखें तो हमने पिछले चलिए, ये भारत का मैप है, जैसे भी समझने के लिए आप याद रखिए, ध्यान रखिए। चलिए, चलिए, ये भाई सब श्रीलंका है, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीजी छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपका सीजी छत्तीसगढ़। तो बातें करें, यह महाराष्ट्र का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यह महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपको यहाँ पर। ठीक है, दक्षिण कोसल, कहाँ पर? ये जो स्थान है, इस स्थान पर आपको दक्षिण कोसल, दक्षिण कोसल। ठीक है, फिर बस्तर, बस्तर के क्षेत्र में मैंने बताया, यहाँ पर आपको देख क्या है? बीजापुर। ठीक है, क्या है ये? बीजापुर, बीजापुर। फिर ऊपर जाएंगे तो ये वाला स्थान जो आप देख रहे हैं वो क्या है? कांकेर। क्या है? कांकेर। कोरापुट उड़ीसा। ठीक है, ये स्थान है आपका उड़ीसा, उड़ीसा, कोरापुट, कोरापुट। ठीक है, तो ये ऐसी जो है आप मैप से भी समझ सकते हैं कहाँ कहाँ पर स्थान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विदर्भ महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, विदर्भ। फिर कांकेर है। ठीक है, फिर आपका बीजापुर है यहाँ पर, उड़ीसा है, कोरापुट, दक्षिण कोसल है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भारत में, ठीक है, राज्य विस्तार आपको चलिए, ये सभी चीज़ें हैं।
तो इसको देखिए, मैप जितना देखिए जितना अच्छा होगा, जब मैप से जितना अच्छा समझेंगे, ठीक है, उतना बेहतर होता जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। राज्य विस्तार, कई बार ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, याद रखिए ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में फंस जाते हैं, ठीक है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जो है नल वंश शासकों के राज्य विस्तार के संक्षेप में क्या सही है, ठीक है। आपके स्टेटमेंट दिया जाएगा, नल वंशी शासक विभद्र महाराष्ट्र में शासन करते हैं, पहला। दूसरा, नल वंशी शासक दक्षिण कोसल के साथ साथ बस्तर में जो है वो करते थे, स्थान शासन करते थे। फिर फोर्थ वन पूछा जाएगा, कोरापुट उड़ीसा में इनका शासन जो है देखने को मिला था। और आपको पूछेगा 1-2 सही है, 2-3 सही है, इनमें से सब सही है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है ऐसी चीज़ों में फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा ये सारी बातें राज्य विस्तार के संक्षेप में। चलिए, तो ये हो गए कुछ बातें राजधानी, जानकारी के स्रोत, नलवंशी शासकों के बारे में, ठीक है। तो आपका जानकारी के स्रोत हो गया, राजधानी हो गया, शासन क्षेत्र हो गया, राज्य विस्तार हो गया। अब बात करेंगे प्रमुख शासन, ठीक है, कौन कौन से ऐसे प्रमुख शासन हुए हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो नल वंशियों के, ठीक है, या फिर नल वंश के प्रमुख शासक, प्रमुख शासक, चलिए भाई, प्रमुख शासक के रूप में एक तो आपको देखने को मिलेगा शिशुक, शिशुक, ठीक है। और कहीं ना कहीं शिशुक एक संस्थापक के रूप में देखने को मिलता है। दूसरा नाम आपको देखने को मिलता है व्यागराज, व्यागराज। थर्ड आपको देखने को मिलेगा वराहराज, वराहराज। फोर्थ आपको देखने को मिलेगा भवदत्त वर्मन, भवदत्त वर्मन। और कहीं न कहीं वराहराज को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक। ठीक है। फिफ्थ नंबर में अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक, भट्टारक। फिर उसके बाद उसका जो है अर्थपति भट्टारक, उसके भाई स्कंद वर्मन, स्कंद वर्मन। भवदत्त वर्मन के 2 पुत्र थे, ठीक है, अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन, ये याद रखेंगे, बाद में बताओ, ठीक है। फिर स्तंभ राज, स्तंभ राज। चलिए, फिर आपको देखने को मिलेगा नंदराज, नंदराज। फिर पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। 10वां विरूपाक्ष, विरूपाक्ष। 11वां विलासतुंग, विलासतुंग, ठीक है। पृथ्वी व्याघ्र, पृथ्वी व्याघ्र। फिर आपका भीमसेन, भीमसेन। फिर आपका नरेंद्र धवल, नरेंद्र धवल, ठीक है। और नरेंद्र धवल के बारे में कहा जाता है कि क्या थे, अंतिम शासक थे। क्या थे,
अंतिम शासक, कहाँ के? नलवंशी अंतिम शासक कौन थे? नरेंद्र धवल। ठीक है, तो ये वास्तविक शासक कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? संस्थापक, एक संस्थापक। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो नंद वंश के प्रमुख शासक के बारे में जानकारी, चलिए एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सभी के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। लेकिन हमारा टाइम जो है आज यहीं तक रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि समय हो चला है हमारे क्लास का। आगे नलवंशी शासक, ठीक है, फिर बाकी जो है शासकों के बारे में हम बात करेंगे। बाकी जो आप देखेंगे। ठीक है, राजर्षि तुल्य हो गया, पर्वक, फिर नल, सरपुर, पांडु, फिर बाणवंश। तो इस प्रकार से हम आगे चलेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सरपुर, पांडु। तो हमारा होगा नेक्स्ट क्लास, वो रहेगा आपके नलवंश को कंप्लीट करेंगे। नलवंश, सरवपुरी वंश, सरवपुरी वंश। ठीक है, और हो जाए तो पांडु वंश। ठीक है, चलिए चलिए मिलते हैं छत्तीसगढ़ की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।